हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरल उपकरण की सहायता से किसी भी दिए गए पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना। जैसे कि पूर्व हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी धातु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक सर्ल ने एक उपकरण दिया जिसे बोला जाता है सर्ल की उपकरण, और इस उपकरण की सहायता से किसी भी पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात की जाती है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने की इस विधि में पहला अपन देखते हैं सूत्र एवं सिद्धांत। मान लेते हैं इस प्रकार से कि कोई एक धातु की तार है, ए बी कोई धातु की तार है जिनकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, जिनके एक सिरा को एक दृढ़ आधार से कस दिया जाता है तथा दूसरे सिरे बी पर भार लटकाया जाता है। जब दूसरे सिरे बी पर भार डब्ल्यू लटका दिया जाएगा तो इनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और ये लंबाई बढ़कर एल प्लस स्मॉल एल हो जाती है। ठीक, मान लेते हैं अपन, माना ए बी एक तार है, ये ए बी एक तार मान लिया गया है जिनकी प्रारंभिक लंबाई कितना माना गया है, कैपिटल एल। यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके एक सिराए को किसी दृढ़ आधार से कस दिया जाता है तथा दूसरे सिरे बी पर भार डब्ल्यू लटकाया जाता है, जिससे इनकी लंबाई एल बढ़ करके एल प्लस स्मॉल एल हो जाती है, अर्थात इनकी लंबाई में वृद्धि हो गया स्मॉल एल। इनके सिरा ए को दृढ़ आधार से कस दिया जाता है एवं सिरा बी पर भार डब्ल्यू लटकाया जाता है। लटकाया जाता है जिनसे इनकी लंबाई में वृद्धि, यहां पर वृद्धि कितना हो रहा है, स्मॉल एल। लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल हो जाती है, अतः अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र हम आपको बताए थे, बल बटा क्षेत्रफल, बल F बटा क्षेत्रफल A। क्योंकि इस पर हम भार W, जिस पर m द्रव्यमान की भार लटकाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण G के कारण इस पर बल उत्पन्न होगा F इक्वल टू
m इंटू g एवं इनकी जो क्षेत्रफल है a, इनमें अगर हम इनकी त्रिज्या मान लेते हैं, मान लेंगे इनकी त्रिज्या r है, माना तार की त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल A इक्वल टू, चूँकि ये वृत्ताकार है और हमको मालूम है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई त्रिज्या का वर्ग, तो ये हो जाएगा पाई r का घात 2। अतः अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल हम निकाले हैं m इंटू जी बटे क्षेत्रफल, ये अपन ज्ञात किए हैं पाई r का घात 2। अतः प्रतिबल आ गया m इंटू जी बट्टे पाई r स्क्वायर तथा अनुदैर्ध्य विकृति अनुदैर्ध्य विकृति जिनका हम आपको सूत्र बताए थे, लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई, और हम यहाँ पर देख रहे हैं लंबाई में वृद्धि हमारे पास कितना हो रहा है, स्मॉल l बट्टे प्रारंभिक लंबाई कितना माना गया है, कैपिटल L। अतः अनुदैर्ध्य विकृति होगा स्मॉल l बट्टे कैपिटल L। अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू, ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। हम यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्राप्त किए हैं m इंटू जी बट्टे पाई r स्क्वायर और अनुदैर्ध्य विकृति प्राप्त किए हैं स्मॉल l बट्टे कैपिटल L। अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू, फार्मूला होगा हमारे पास m इंटू जी बट्टे पाई r स्क्वायर पूरे का बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति पर प्राप्त किए हैं स्मॉल l बट्टे कैपिटल L। इस सूत्र में कैपिटल L को पक्षांतर करेंगे ऊपर चला जाएगा, पाई r स्क्वायर हर में आ जाएगा। अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू हो गया m इंटू जी कैपिटल L बट्टे पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल l। इस सूत्र में यदि हमें कैपिटल L, R और स्मॉल l का मान ज्ञात होता है तो सूत्र की सहायता से किसी भी पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान को ज्ञात की जा सकती है। अतः सूत्र में L कैपिटल L स्मॉल l व R का मान ज्ञात हो तो
यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात की जा सकती है। ज्ञात की जा सकती है। तो ये है सरल उपकरण की सहायता से यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने के सूत्र एवं सिद्धांत, जिसमें सूत्र निकाले हैं अपन यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू m इंटू जी कैपिटल L बट्टे पाई आर स्क्वायर L। इस सूत्र में हमको यदि कैपिटल L का मान, R का मान, त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई में वृद्धि ज्ञात हो तो सूत्र की सहायता से किसी भी पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात की जा सकती है। चलिए देखते हैं ज्ञात करने की इस विधि में इसके उपकरण का वर्णन। इसमें एक ही धातु, समान धातु की दो तार लिया जाता है जिनको एक ही आधार देख रहे हैं, एक ही आधार है ये। तो धातु की तार, धातु इनको अपन मान लेते हैं ये धातु की तार और इनको धातु की तार ये B मान लिया जाता है। इसमें हम ध्यान यह रखेंगे कि दोनों समान धातु का होना चाहिए, साथ ही दोनों की लंबाई और मोटाई एक समान होनी चाहिए। साथ ही इन दोनों को इस प्रकार से एक ही दृढ़ आधार से कस करके रख दिया जाता है। तार एक कहलाता है प्रायोगिक तार, तार क्या कहलाता है? प्रायोगिक तार, क्योंकि इनके द्वारा ही प्रयोग करके तार की लंबाई में वृद्धि L ज्ञात की जाती है। और तार B कहलाता है सहायक तार। तो इस प्रकार से समान धातु के बने दो तार A एवं B को एक ही दृढ़ आधार से कस दिया जाता है, जिसमें तार A प्रायोगिक तार कहलाता है और तार B ये कहलाता है आपका सहायक तार। दोनों तारों पर एक एक धातु का फ्रेम इस प्रकार से एक एक धातु का फ्रेम दोनों तार पे इस प्रकार से जो तार है A और B, इनके साथ में एक एक धातु की प्लेट नाम दे देते हैं G, इनको नाम दे देते हैं H। इस प्रकार से एक एक धातु की फ्रेम G एवं H लगा रहता है। इन दोनों फ्रेमों के
नीचे भार लटकाने के लिए एक एक हुक लगा रहता है। फ्रेम के नीचे भाग पर भार लटकाने के लिए दोनों पे एक एक हुक लगा रहता है। जो फ्रेम H होता है इस पर अपन कोई भी एक स्थिर भार W लटका दिया जाता है। स्थिर भार फ्रेम H पर एक स्थिर भार या जो सहायक तार रहता है उसके फ्रेम में एक स्थिर भार W, मतलब एक कोई निश्चित रहता है, कोई भार को अपन यहाँ पर इसके जो हुक रहता है उस पर लटका दिया जाता है। तथा जो प्रायोगिक तार रहता है उनमें जो हुक रहता है उस पर एक पलड़ा भी लटका देते हैं, जिस पर कि अपने इच्छा अनुसार से आधा किलोग्राम का बाट या 1 किलोग्राम का बाट रखा जा सकता है। दोनों फ्रेम H एवं G जिनके मध्य में एक स्पिरिट लेवल दोनों जो फ्रेम होता है उनके मध्य में एक स्पिरिट लेवल इस प्रकार से एक स्पिरिट लेवल लगा होता है, जिनका एक सिरा होता है वह जो फ्रेम H होता है इन पर लगा रहता है, कसा होता है। तथा इनका जो दूसरा सिरा होता है या जो प्रायोगिक तार का फ्रेम G होता है इस पर एक माइक्रो पेच लगा रहता है, उस पर टिका रहता है। स्पिरिट लेवल का एक सिरा जो होता है वह फ्रेम H के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा सिरा होता है वह एक माइक्रोमीटर पेच के ऊपर टिका रहता है, जिससे कि पेच को ऊपर नीचे करने से ये सिरा ऊपर नीचे होते जाता है। ऊपर नीचे होने के कारण जो स्पिरिट लेवल के मध्य में जो वायु का बुलबुला होता है वह मध्य में ना होकर आगे पीछे होते रहता है। जो माइक्रोमीटर पेच रहता है इनको माइक्रोमीटर पेच एक वृत्तीय पैमाने पर लटका रहता है। माइक्रोमीटर पेच का निचला सिरा होता है एक वृत्तीय पैमाने पर लगा रहता है, जिस पर पाठ्यांक अंकित होता है, पाठ्यांक अंकित रहता है, जिसे वृत्तीय पैमाने का पाठ कहा जाता है। वृत्तीय पैमाने का पाठ कहा जाता है। वृत्तीय पैमाने के साथ एक ऊर्ध्व दिशा में एक अन्य पाठ लगा रहता है, जिसे ऊर्ध्व पैमाना कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर ये सरल का उपकरण जिनकी सहायता से किसी पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करेंगे, उनका चित्र प्रदर्शित है, जिन पर समान धातु के दो तार
होते हैं जो कि एक ही दृढ़ आधार से कसा होता है। तार ए को प्रायोगिक तार कहा जाता है, तार बी को सहायक तार कहा जाता है। दोनों तार के साथ एक एक धातु का फ्रेम G और H लगा होता है, जिनके निचले सिरे पर भार लटकाने के लिए एक एक हुक लगा रहता है। फ्रेम H के साथ कोई निश्चित भार W लटका दिया जाता है, जबकि फ्रेम G के जो पलड़ा होता है उस पर एक पलड़ा P लगा देते हैं, जिससे कि इस पर अपन इच्छा आधार से कोई भी बाट रखा जा सकता है। साथ ही दोनों फ्रेम के मध्य में एक स्प्रिट लेवर रहता है, जिनका एक सिरा होता है वो फ्रेम H के साथ स्थिर रहता है तथा दूसरे सिरा होता है वह फ्रेम G पर एक माइक्रोमीटर पेच रहता है, उस पर टिका रहता है, जो कि माइक्रोमीटर पेच को घुमाने से ऊपर नीचे होते रहता है। माइक्रोमीटर पेच का दूसरा सिरा एक वृत्त रूप में पैमाना होता है, जिस पर समान रूप से पैमाने बटे होते हैं, जिसे वृत्तीय पैमाना कहते हैं, उससे लगा रहता है। साथ ही वृत्तीय पैमाना के साथ एक ऊर्ध्वाधर पैमाना लगा रहता है, ऊर्ध्वाधर पैमाना लगा होता है। ये है आपका सरल लगा उपकरण। इनके बाद अपन देखते हैं, इसमें विधि देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला सबसे पहले जो सहायक तार होता है उस पर कोई स्थिर भार लटका देते हैं। सहायक तार पर सबसे पहले जो सहायक तार होता है उन पर कोई हम स्थिर भार लटका देते हैं। उसके बाद दूसरे चरण पे प्रायोगिक तार के बाट पर कुछ बाट को एक एक करके रखा जाता है, जिससे कि प्रायोगिक तार पर कुछ भार लटकाकर जो प्रायोगिक तार होता है उस पर कुछ भार लटकाएंगे। भार लटकाने से क्या होगा कि दोनों तार में जो ऐंठन होगा वो ऐंठन समाप्त हो जाता है। तो प्रायोगिक तार पर कुछ भार लटकाकर तार की ऐंठन दूर की जाती है। प्रायोगिक तार पर कोई भी भार लगाएंगे, चाहे आधा किलोग्राम का बाट हो चाहे 1 किलोग्राम का, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो भार होता है वो एक एक क्रम में उसमें जो पड़ा होगा उसमें डालेंगे। अगर एक साथ डाल दिया जाएगा तो तार के टूटने का भय रहेगा। उसके बाद प्रायोगिक तार के माइक्रोमीटर का जो पेच होता है उनको घुमा करके हम स्पिरिट लेवल पर जो बुलबुला होता है उसको मध्य में लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर के पेच को घुमाकर स्पिरिट लेवल
माइक्रोमीटर के पेच को घुमा करके स्पिरिट लेवल पर वायु के बुलबुला को माइक्रोमीटर पेज को घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगा कि वायु का बुलबुला जो मध्य में नहीं होगा वो मध्य में आएगा। इस स्थिति में वृत्तीय पैमाने जो वृत्तीय पैमाना होगा वह ऊर्ध्व पैमाने व ऊर्ध्व पैमाने के पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है। तो क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले अपन जो सहायक तार माने हैं बी, उस पर कोई निश्चित भार लटका देंगे। उसके बाद जो प्रायोगिक तार ए है उस पर कुछ भार रख करके तार के ऐंठन को दूर करेंगे। ऐंठन दूर होने के बाद में माइक्रोमीटर पेज को घुमाएंगे, जिससे कि स्पिरिट लेवल पर जो वायु का बुलबुला है वो मध्य में आ जाएगा। और जब वायु का बुलबुला मध्य में आ जाता है तो इस स्थिति पर जो वृत्तीय पैमाने रहेगा उनका पार्ट और जो ऊर्ध्व पैमाना रहेगा उनका पार्ट, इन दोनों के पार्ट को नोट कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? उनके बाद आप प्रायोगिक तार पर एक एक करके आधा किलोग्राम का भार रखते जाएंगे। प्रायोगिक तार पर एक एक कर आधा किलोग्राम का भार रखकर प्रायोगिक तार पर जब हम आधा किलोग्राम का भार रखेंगे तो देखेंगे कि माइक्रोमीटर का जो पेच है वो घूम जाएगा, जिससे स्पिरिट लेवल पर वायु का बुलबुला मध्य में नहीं होकर किनारे की ओर चला जाएगा। तो उस स्थिति पर पुनः अपन स्पिरिट लेवल पर जो माइक्रोमीटर रहेगा उस माइक्रोमीटर पेच को घुमाएंगे और घुमा करके पुनः स्पिरिट लेवल पर वायु बुलबुला को मध्य में लाएंगे। और लाने के बाद में पुनः जिस स्थिति पर आएगा उस स्थिति पर वृत्तीय पैमाने और ऊर्ध्व पैमाने के पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। वह किनका होगा? जो आधा किलोग्राम का भार लटकाएंगे उनके लिए पाठ्यांक होगा। तो प्रायोगिक तार पर एक एक का आधा किलोग्राम का भार रखकर प्रत्येक स्थिति में वायु के बुलबुले को मध्य में लाकर वृत्तीय व ऊर्ध्व पैमाने का पाठ्यांक नोट कर लेंगे। चौथा काम क्या करेंगे? प्रायोगिक तार पर एक एक करके
पहले आधा किलोग्राम का भार लटकाएंगे, जिससे क्या होगा, स्पिरिट लेवल जो होगा उसमें वायु का बुलबुला मध्य में ना होकर किनारे पे आ जाएगा। तो पुनः माइक्रोमीटर पेज को अपन घुमाएंगे और घुमाने के बाद में क्या करेंगे, घुमाएंगे, जिससे कि स्पिरिट लेवल पर जो वायु का जो बुलबुला है वह फिर मध्यम आ जाएगा। तो उस स्थिति पर जो हम आधा किलोग्राम का भार लटकाए हैं उसके लिए वित्तीय पैमाने और उधर पैमाने का पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। आधा किलोग्राम बाट रख दिए, उसके बाद पुनः आधा किलोग्राम का बाट लगाएंगे और पुनः जो पहली स्थिति किए थे वही स्थिति करेंगे और प्रत्येक स्थिति के लिए ऊर्ध्व एवं वित्तीय पैमाने के पाठ्यांक को नोट करते जाएंगे। इस प्रकार से बारी बारी से आधा किलोग्राम का बाट हम लगाएंगे और प्रत्येक स्थिति पर वित्तीय और उधर पैमाने के पाठ्यांक को नोट करते जाएंगे। तो आज के अध्याय में हमने सरल उपकरण की सहायता से यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने की विधि के द्वारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, उसमें विधि को देख रहे थे, जिसमें अगला जो अध्याय होगा इसमें जो विधि जो अपूर्ण है उनको बताएंगे, साथ ही इनकी जो प्रेक्षण सारणी है वो बताया जाएगा और इसमें हम इस प्रयोग में हम क्या क्या सावधानी रखेंगे इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।